हेलो एवरीवन, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपका स्वागत है। आज इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम उपकल्पना के भाग 2 में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में उपकल्पना का अर्थ, प्रकार, विशेषताओं के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे उपकल्पनाओं निर्माण के स्रोत या सोर्सेज क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उपकल्पना के निर्माण के स्रोत से। उपकल्पना क्या होती है? जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब भी हम किसी समस्या से संबंधित शोध कार्य कर रहे हैं तो उपकल्पना का निर्माण उसका महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पना एक काल्पनिक विचार है जो हमें उस शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए एक राह दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक तरफ हमने देखा कच्चे मकान बने हुए हैं और एक तरफ हमने देखा पक्के मकान बने हुए हैं। तो उनके आर्थिक कंडीशन का अध्ययन करना है हमें। तो अध्ययन करने के लिए हमने एक काल्पनिक विचार बनाया, एक उपकल्पना बनाई भी जिनके कच्चे मकान हैं उनकी आर्थिक कंडीशन बहुत खराब है। अब इसी उपकल्पना के आधार पर हम शोध का कार्य आगे बढ़ाएंगे। तो एक काल्पनिक विचार जो शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है वो उपकल्पना कहलाता है। अब इस उपकल्पना का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, किस चीज़ को सत्य मानकर इस उपकल्पना का निर्माण किया जाता है, उसे ही उपकल्पना के स्रोत कहा जाता है। तो उपकल्पना के स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला है सामान्य संस्कृति या जनरल कल्चर। देखिए, जिस भी समुदाय का हमें अध्ययन करना है उस समुदाय के बारे में संपूर्ण ज्ञान यदि होगा तो ही हम उस समुदाय के संबंधित जिस भी विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में उपकल्पना का निर्माण कर पाएंगे। तो सामान्य संस्कृति का हमें ज्ञान होना चाहिए, उनके रहन सहन, रीति रिवाजों, धर्म, जाति, परंपराओं, प्रथाओं, लोकाचारों, लोक विश्वासों, सामाजिक परिवर्तन आदि सभी तत्वों का यदि हमें ज्ञान होगा तो उस ज्ञान के आधार पर किसी भी समस्या से संबंधित हम एक काल्पनिक समाधान सोच सकते हैं जिसको उपकल्पना कहा जाता है। तो सामान्य संस्कृति है, ये प्रत्येक देश के हिसाब से अलग अलग होती है, प्रत्येक समाज की सामान्य संस्कृति अलग अलग होती है। अतः सामाजिक संस्कृति का ज्ञान यदि हमें है तो इससे उपकल्पना के निर्माण में आसानी रहेगी। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। उपकल्पना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार पूर्व प्रचलित सिद्धांत भी है। हमारे शोध कार्य से पहले जो पूर्व प्रचलित सिद्धांत है उन सिद्धांतों का आधार मानकर भी हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो पूर्व में हम जो विषय हमने लिया है शोध के लिए, उस विषय में पूर्व में शोध किए गए हैं, किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, उन सिद्धांतों के आधार पर, उन सिद्धांतों को आधार मानकर हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है उपकल्पना के निर्माण के लिए। समरूपता, एनालॉगीज। समरूपता का तात्पर्य ये होता है किसी भी दो सामाजिक घटनाओं या सामाजिक तथ्यों में समानता। शोधकर्ता जब भी किसी विषय पर अध्ययन करता है, किसी भी समस्या के बारे में शोध करता है तो वो उस समस्या और उससे संबंधित दूसरे तथ्यों में समानता ढूंढने की कोशिश करता है। और यदि उनमें समानता मिलती है तो वो ये सोचता है भी ऐसा क्यों है। उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है भी ये समरूपता किस आधार पर है, ऐसी समानता क्यों है, और वहीं से उपकल्पना का निर्माण होता है, वहीं से उसके मन में काल्पनिक विचार आता है और उसी से सिद्धांत निर्माण की तरफ आगे बढ़ा जाता है। जैसे डार्विन का उद विकास का सिद्धांत था। डार्विन ने उद विकास का सिद्धांत जीवों पर दिया था और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने डार्विन के उद विकास के सिद्धांत को समाज के ऊपर लागू कर दिया, जिसे सामाजिक उद विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज या जीव के अंदर समानता देखी भी, जैसे समाज के विभिन्न अंग, जाति, धर्म, विवाह आदि है, उसी तरह से जीव के भी विभिन्न अंग हैं, जैसे हाथ, कान, आँख, नाक, पाँव, और इन सभी अंगों का धीरे धीरे विकास होता है। बिल्कुल उसी तरह से समाज के भी अंगों का धीरे धीरे विकास हुआ। इस तरह से दोनों
घटनाओं में समानता के आधार पर जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने ऊद विकास के सिद्धांत का विकास किया या ऊद विकास का सिद्धांत समाजशास्त्र के अंतर्गत लागू किया। तो समरूपताएं हैं ये उपकल्पना के निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव है वो उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव का तात्पर्य है अपने जीवन में जिन सामाजिक समस्याओं या जिन समस्याओं को हमने सामना किया, जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, जो हमने आसपास देखा है, जो घटनाएं, जो सामाजिक तथ्य हमने आसपास देखे हैं, महसूस किए हैं, अनुभव किए हैं, वो हमारी उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें लोम्ब्रेसो थे। लोम्ब्रेसो ने एक सिद्धांत दिया था, जन्मजात अपराधी का सिद्धांत। तो वो क्या थे, एक सैनिक शिविर में एक सर्जन के रूप में काम करते थे। तो उस कार्य के दौरान वो अपराधियों के संपर्क में आते थे। तो उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर वहाँ से लोगों का अनुभव लेकर जन्मजात अपराधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो लाइफ में हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और उसी ज्ञान के आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव उपकल्पना के निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत है। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि अंतरात्मा की आवाज़, व्यक्ति के अंतर आत्मा की आवाज़ है, वो भी उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए या मुझे ऐसा लगता है, मेरा मन ऐसा कहता है, मेरा मन नहीं मानता इस काम के लिए। तो वो क्या चीज़ है, वो अंतरात्मा की आवाज़ है। तो ये जो अंतरात्मा की आवाज़ है इसके आधार पर भी व्यक्ति है वो उपकल्पना का निर्माण करता है। तो अंतरात्मा की आवाज़ उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शोध साहित्य, रिसर्च लिटरेचर, शोध साहित्य के अंतर्गत हम उस साहित्य को शामिल करते हैं जो पूर्व में शोध कार्य किए गए हैं। जो सामाजिक समस्या हमने ली है उस सामाजिक समस्या पर जो पहले से शोध किए गए हैं उन शोध साहित्यों को हम गहनता से अध्ययन करते हैं। गहनता से अध्ययन करते हैं तो उस सामाजिक समस्या के बारे में हमें गहन जानकारी मिलती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और उसी के आधार पर हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। तो रिसर्च लिटरेचर है या शोध साहित्य है वो विषय से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करता है। किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, उन सिद्धांतों के आधार पर कैसे निष्कर्ष निकाले गए थे, उन सब चीज़ों का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके सहारे हम उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात रचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव माइंड है। व्यक्ति यदि रचनात्मक दृष्टिकोण है तो वो उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि विचार मस्तिष्क में आते हैं। सबसे पहले विचार हमारे दिमाग में आएंगे, विचारों का जन्म मस्तिष्क में होता है और फिर उन विचारों पर काम करने की हमें प्रेरणा मिलती है, उन विचारों को वास्तविक रूप देने की हमें प्रेरणा मिलती है और यहीं से उपकल्पना का निर्माण होता है। तो रचनात्मक दृष्टिकोण उपकल्पना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अदर रिसोर्सेज, इन स्रोतों के अलावा अन्य स्रोत भी हैं जैसे सूझबूझ, व्यक्ति की सूझबूझ। सूझबूझ का तात्पर्य ये है व्यक्ति की अपनी बौद्धिक विकास कितना है, उसका ज्ञान कितना है, कितनी उसे समझ है, वो उपकल्पना के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। लोक विश्वास, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ये है कि समाज है वो परिवर्तनशील है, संस्कृति परिवर्तनशील है, सब कुछ है वो परिवर्तनशील है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों औद्योगिकरण बढ़ता जाएगा, ज्यों ज्यों नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार है वो टूटकर एकल परिवार में या एकांगी परिवार में परिवर्तित होते जाएंगे। तो उपकल्पना के निर्माण के जो स्रोत हैं उनका तात्पर्य ये हुआ कि वो व्यक्ति के किसी भी शोध कार्य में उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये व्यक्ति के विचार हो सकते हैं, उसका अनुभव हो सकता है, रीति रिवाजों संस्कृतियों का ज्ञान हो सकता है, पूर्व शोध साहित्य का ज्ञान हो सकता है। मतलब उपकल्पनाएं हैं उनका महत्वपूर्ण स्रोत ज्ञान है और ज्ञान व्यक्ति अपने अनुभवों से ले सकता है
वो शोध साहित्य के अध्ययन से ले सकता है, वो सामाजिक परिवर्तन से ले सकता है, या वो किसी भी तरह के वैज्ञानिक सिद्धांत या संस्कृति से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिससे कि उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं उपकल्पनाओं का महत्व। ये उपकल्पनाएं हैं, इनका शोध में क्या महत्व है। तो उपकल्पनाएं शोध की आधारशिला है, और उपकल्पनाएं हैं उनका जो निर्माण है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि उपकल्पनाएं शोधकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक या फिर दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करती है। तो उपकल्पनाओं के महत्व के बारे में हम यहाँ से विस्तार से पढ़ते हैं। पहला इसका महत्व है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना। उपकल्पनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करती है, अर्थात इसी उपकल्पनाएं हमें ये बताती है कि हमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन करना है, हमारा अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो उन उद्देश्य को निर्धारित करने में उपकल्पनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, डीलिमिटिंग द स्कोप ऑफ स्टडी। अब अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, सभी पक्षों का, किसी भी समस्या से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करना गहन अध्ययन में सहयोगी नहीं होता, या हम यूँ कहें कि समस्या से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उपकल्पना विषय से संबंधित केवल महत्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन करती है, महत्वपूर्ण पक्षों तक सीमित रहती है। इस प्रकार से उपकल्पनाएं हैं वो विस्तृत अध्ययन क्षेत्र को सीमित करके उसे गहनता प्रदान करने में सहायता करती है। उचित दिशा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सूटेबल डायरेक्शन। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि जो उपकल्पना है वो एक दिशा सूचक यंत्र के समान है। किसके लिए? शोध कार्य के लिए, या शोधकर्ता के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए। जैसे कि जोहोदा ने बताया था कि जो उपकल्पनाएं हैं वो शोधकर्ता के लिए एक दिशा सूचक यंत्र के समान है। वो शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करती है, और इसके अभाव में जो शोधकर्ता है वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि बिना उपकल्पना के शोधकर्ता आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है तो इसके दो खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एक तो शोध कार्य से वो भटक सकता है, दूसरा इससे धन की बर्बादी हो सकती है, इससे मानव श्रम की बर्बादी हो सकती है, और इससे समय की बर्बादी भी हो सकती है। दिशा सूचक यंत्र जोहोदा ने उपकल्पना को क्यों माना है? उन्होंने बताया कि जैसे हवाई जहाज, एक पायलट आसमान में हवाई जहाज उड़ा रहा है, आसमान अथाह है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि पायलट के पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो उसका भटकाव निश्चित है, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा किस दिशा में जाना है। ठीक उसी तरह से जैसे समुद्री जहाज के जो क्रू मेंबर है वो जहाज चला रहे हैं, समुद्र है वो भी अथाह है, असीम है, जिसके अंदर दिशाओं का पता देखकर नहीं लगाया जा सकता। तो उसमें यदि हवाई जहाज के जो उस समुद्री जहाज के जो क्रू मेंबर्स है उनके पास यदि दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो उनका भटकाव भी निश्चित है। ठीक इसी प्रकार शोध कार्य है वो भी एक असीम अथाह कार्य है, विस्तृत कार्य है। यदि इसमें उपकल्पना रूपी दिशा सूचक यंत्र शोधकर्ता के पास नहीं है तो उसका भटकाव निश्चित है। तो जो उपकल्पना है वो शोध कार्य को और शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा प्रदान करनी है, भी उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। समय, धन व श्रम की बचत। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देती है और शोधकर्ता को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, भी उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। पहले से ही निश्चित दिशा मिल जाने के कारण और अध्ययन क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण समय, धन व श्रम की बचत होती है। तो उपकल्पना है वो शोध कार्य में टाइम, मनी एंड मैन पावर सेविंग का कार्य करती है। तथ्यों के संकलन में सहायक, हेल्पफुल इन डाटा कलेक्शन। जो उपकल्पनाएं हैं वो तथ्यों के संकलन में सहायक है, क्योंकि उपकल्पनाएं अध्ययन विषय से संबंधित बनाई जाती है, अध्ययन विषय से संबंधित कार्यों के लिए बनाई जाती है। तो इसमें विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। जो अनावश्यक तथ्य है, जो व्यर्थ के तथ्य हैं, जो हमारी उपकल्पना की सत्यता के जांच में तथ्य सहायक नहीं है, उन तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उपकल्पना है वो आवश्यक
और शोध विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन में सहयोगी है। निष्कर्ष निकालने में सहायक जो उपकल्पनाएं हैं, इसके माध्यम से हमने जो विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया है, उन तथ्यों के आधार पर, उनके एनालिसिस के आधार पर जो यह उपकल्पनाएं हैं, इनके माध्यम से तथ्यों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो उपकल्पनाएं किसी भी समस्या से संबंधित तथ्यों को कलेक्ट करके उनके सार या निष्कर्ष निकालने में सहयोगी साबित होती है। सिद्धांत निर्माण में सहायक है। उपकल्पनाओं के आधार पर जिन तथ्यों का संकलन किया है, उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाएगा और विश्लेषण के पश्चात जो उपकल्पना थी उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। अब उपकल्पना सही हो चाहे गलत हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इससे नए सिद्धांतों का निर्माण अवश्य होता है। सत्यता की खोज करने में सहायक है। उपकल्पना का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये समस्या से संबंधित वास्तविकता की खोज करने में सहायक है। यह विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करती है और उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत निर्माण करके सत्यता खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, एक उदाहरण लिया था भी, एक तरफ कच्चे मकान है, एक तरफ पक्के मकान है। उन मकानों को देखकर हमने निष्कर्ष निकाला कि जिनके पक्के मकान हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यह हमारी उपकल्पना थी। अब हम इससे संबंधित डाटा हमने कलेक्ट किया और उनका एनालिसिस किया, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले, सिद्धांत निर्माण किया, तो सच्चाई हमारे सामने आई। हमें पता चला कि जो हमारी उपकल्पना थी वो गलत थी। परिस्थितियाँ इसकी उलट हैं। जिनके कच्चे मकान हैं उन लोगों की आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी है और जिन लोगों के पक्के मकान हैं उन लोगों ने बहुत अधिक कर्जा ले रखा है, जिसके कारण उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कर्जा लेकर उन्होंने मकान बनाए हुए हैं, जबकि जिनके अच्छे कच्चे मकान हैं उन लोगों के मकान कच्चे ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई कर्जे के तले वो दबे हुए नहीं है। तो इसका मतलब उपकल्पना हमने अपने ज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर हमने देख कर बनाया था भी। अनुभव कहता है अच्छे मकान है, इसका मतलब कंडीशन अच्छी होगी, परंतु जब हमने अध्ययन का कार्य किया तो हमारे सामने सच्चाई आई। तो शोध उपकल्पनाएं हैं वो समाज में या सामाजिक समस्याओं से संबंधित सच्चाई को जानने में हमारी मदद करती है। इसके पश्चात उपकल्पना की सीमाएं क्या है या उपकल्पनाएं हैं इनके दोष क्या है। तो उपकल्पनाएं निर्माण का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस काम में यदि लापरवाही बरती गई, यदि इस काम को कुशलता के साथ न किया गया, इस काम में किसी तरह की कोई उपकल्पना निर्माण में सावधानी नहीं बरती गई, तो यह शोध कार्य के लिए या शोधकर्ता के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। क्योंकि यदि उपकल्पनाएं हैं वो लापरवाही से तैयार की गई है तो हमारे जो निष्कर्ष है वो भी सही नहीं निकलेंगे। हम जो सूचनाएं कलेक्ट करेंगे वो सूचनाएं हमारे पास सही नहीं आएगी और इससे सही सिद्धांत निर्माण नहीं किया जा सकेगा। तो हमारा जो उद्देश्य है अध्ययन का वो पूरी तरह से विफल हो जाएगा और इससे जो समय और मेहनत थी या फिर जो पैसा लगा वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो उपकल्पना की बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उपकल्पना की सीमाएं क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उपकल्पना में अटूट विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। यदि इसमें उपकल्पना में इस बात का डर रहता है कि जो शोध करता है वो उसको कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, कहीं अपनी उपकल्पना में अटूट विश्वास ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि शोध करता है वो उपकल्पना का निर्माण है वो अपने पूरे ज्ञान अनुभव के आधार पर करता है, इसलिए उसे ये विश्वास हो जाता है कि जो उसने उपकल्पना बनाई है वही उपकल्पना उस समस्या का समाधान है। तो वो उस उपकल्पना को जांचने की बजाय उस उपकल्पना को सत्य सिद्ध कर, तोड़ मरोड़ कर सत्य सिद्ध करने में लग जाता है। तो तोड़ मरोड़ कर सत्य सिद्ध करने में जब लग जाता है तो उसका उद्देश्य है वो उपकल्पना को सत्य साबित करना हो जाता है, न कि उपकल्पना के आधार पर उन उपकल्पनाओं को जांचकर सच्चाई का पता लगाना। इस आधार पर उपकल्पनाएं हैं वो साधन न होकर साध्य बन जाती है, जिससे हमारा जो अध्ययन का कार्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो वास्तविक वैज्ञानिक या यथार्थ नहीं होंगे। दूसरा, शोधकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज। इसमें हम जो उपकल्पना है
उसमें क्या होता है कि शोधकर्ता कई बार अपनी उपकल्पना के साथ अपने मान सम्मान को भी जोड़ देता है। वो सोचता है कि मेरी उपकल्पना जो है ये श्रेष्ठ है, उच्च है और यह किसी भी हालात में गलत नहीं हो सकती, तो उसको सत्य साबित करने के निरंतर प्रयास करता है, जिससे जो निष्कर्ष है वो प्रभावित होते हैं। अध्ययन में अवैयक्तिकता आती है, उसमें अवैज्ञानिकता आती है। पक्षपात, उपकल्पना में पक्षपात की भी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उपकल्पना निर्माण का कार्य शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है और शोधकर्ता पर किसी तरह का कोई उपकल्पना के निर्माण में नियंत्रण नहीं होता। तो उपकल्पना के निर्माण में पक्षपात की संभावना या व्यक्तिनिष्ठता की संभावना काफ़ी रहती है। तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति, उपकल्पनाएं हैं वो डाटा कलेक्शन है, तथ्य कलेक्शन का क्षेत्र सीमित कर देती है, जिससे अध्ययन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र छूट जाने की संभावना रहती है। और जब महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र छूट जाएगा तो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और जब महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी तो जो शोध का कार्य है या जो सच्चाई है या जो यथार्थता है उसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। तो तथ्य संकलन की सीमित प्रवृत्ति है, ये भी उपकल्पना की है कि बहुत बड़ी समस्या या सीमा है। अब हम इसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं भी उपकल्पना की सीमाएं भी हैं और इसके गुण या लाभ या महत्व भी हैं। तो क्या उपकल्पनाएं महत्वपूर्ण है? तो इसमें हम कहेंगे उपकल्पनाएं आज भी शोध कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसकी सीमाएं हैं वो इनके लाभ या महत्व के मुकाबले में नाम मात्र है, और इनकी सीमाओं को थोड़ी सी कुशलता के साथ, थोड़ी सी सावधानी के साथ आसानी से दूर किया जा सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट एक्सप्लेन कैसे करते हैं, पूरा क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन से संबंधित जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत अब हम यहाँ पर करते हैं। उपकल्पनाओं के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें हम लिखते हैं उपकल्पना के अनेक स्रोत होते हैं। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण आदि के आधार पर उपकल्पना का निर्माण कर सकता है। गुड्डे एवं होट ने उपकल्पना के स्रोतों को सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपता तथा व्यक्तिगत अनुभव 4 भागों में बांटा है। उपकल्पनाओं के स्रोतों का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। पहले 4 जो भाग है वो गुड्डे व होट के द्वारा बताए गए, उनका वर्णन हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद अन्य स्रोतों के बारे में भी हम जानेंगे। सामान्य संस्कृति, शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि जिस समुदाय का वह अध्ययन कर रहा है उस समुदाय के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर ले। प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। जैसे भारत की और अमेरिका की संस्कृति अलग अलग है। भारतीय संस्कृति पर अध्यात्म का, धर्म का, जाति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहीं अमेरिका की जो संस्कृति है उसके ऊपर व्यक्तिवादिता या सुखवादिता का बहुत अधिक प्रभाव है। इसलिए इन दोनों समाजों का जब अध्ययन करेंगे तो अलग अलग संस्कृति होने के कारण उपकल्पनाएं भी अलग अलग होगी। अतः यदि उस क्षेत्र के समुदाय की संस्कृति की पूरी जानकारी होगी तभी शोधकर्ता उपकल्पना का निर्माण सरलता से कर पाएगा। इस प्रकार प्रथाएं, रीति रिवाजें, धर्म, जाति, लोक रीतियाँ, विश्वास आदि उपकल्पनाएं के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत, कई उपकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित सिद्धांत होते हैं। शोधकर्ता इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करता है। जैसे रिजले ने भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए जिन उपकल्पनाओं को प्रस्तुत किया उनका निर्माण जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित पहले के सिद्धांतों के आधार पर किया गया। मतलब जो भारत में जाति प्रथा उत्पत्ति के सिद्धांत का जब अध्ययन रिजले ने किया तो जाति प्रथा से संबंधित पहले जो सिद्धांत थे, उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे, उनको आधार मानकर ही रिजले ने अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाया था। समरूपताएं भी उपकल्पनाओं के निर्माण करती है। इसमें शोधकर्ता एक क्षेत्र में पाए जाने वाले तथ्य या व्यवहार को दूसरे क्षेत्र में खोजने का प्रयास करता है। शोधकर्ता को जब दो सामाजिक घटनाओं में समानता दिखाई देती है तो शोधकर्ता के मन में एक प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों। अतः यहीं से एक नई उपकल्पना का निर्माण होता है, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर का ऊर्ध्व विकास का सिद्धांत और समाज के विकास की समरूपता पर आधारित है। इसी प्रकार वुल्फ लिखते हैं, समरूपता उपकल्पनाओं के निर्माण तथा घटनाओं के काम चलाऊ नियम की खोज के लिए अत्यंत उपयोगी पथ प्रदर्शक है।
इसका मतलब समरूपता जो है वो उपकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, शोधकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव भी शोध उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत है। व्यक्ति जिन समस्याओं और परिस्थितियों से गुजरता है, जिन सामाजिक घटनाओं और तथ्यों को दैनिक जीवन में अनुभव करता है, उन्हीं के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे लोम्ब्रेसो की जन्मजात अपराधी प्रारूप की उपकल्पना सैनिक शिविर के सर्जन के रूप में अपने अनुभवों से निर्मित होती थी। इसी प्रकार हर्बर्ट रिजले ने जनगणना आयुक्त के पद पर कार्य करते हुए, देखिए हर्बर्ट रिजले जनगणना आयुक्त के पद पर कार्य करते थे और इन्हीं से ये इसी पद पर कार्य करते उन्होंने अनुभव लेकर प्रजातीय सिद्धांतों की आधारशिला बनाई या प्रजातीय सिद्धांतों का निर्माण किया। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन, कई उपकल्पनाओं का निर्माण का आधार व्यक्ति की अंतर्दृष्टि या अंतरात्मा की आवाज़ भी होती है। जैसे कई बार हम ऐसा भी कहते हैं, मेरा मन ऐसा कहता है। मेरा मन ऐसा कहने का मतलब ये आत्मा की आवाज़ है। यही अंतःप्रज्ञा, अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जिसके आधार पर व्यक्ति कोई निष्कर्ष निकालता है। अनुसंधान साहित्य व शोध साहित्य, रिसर्च लिटरेचर, संबंधित विषय में पूर्व में किए गए शोध कार्य या शोध साहित्य भी उपकल्पना निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि पूर्व शोध साहित्यों का अध्ययन करके वर्तमान विषय से संबंधित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिएटिव माइंड, शोधकर्ता का रचनात्मक दृष्टिकोण भी उपकल्पना का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि मस्तिष्क में विचारों का जन्म होता है और फिर विचार विकसित होते हैं और उन विचारों पर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, फिर उपकल्पना का निर्माण होता है। अन्य स्रोत, उपरोक्त स्रोतों के अलावा अन्य व्यक्ति की सोच, सूझबूझ, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन आदि भी उपकल्पना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शोध में उपकल्पनाओं का महत्व, उपकल्पनाएं सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण चरण है। उपकल्पनाओं के अभाव में शोधकर्ता शोध में एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। इसके अभाव में न केवल समय, धन व श्रम की बर्बादी होगी, बल्कि शोध कार्य के भटकने का भी खतरा रहेगा। इसी आधार पर उपकल्पनाओं के महत्व को निम्न तरीके से समझाया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य, अध्ययन का उद्देश्य निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल ऑफ स्टडी, उपकल्पना अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करती है, अर्थात हमें किसकी खोज करनी है इसका निर्धारण उपकल्पनाओं के द्वारा किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ स्टडी, उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक है, क्योंकि इकाई या समस्या के सभी पक्षों का एक साथ गहनता से अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः उपकल्पना हमें बताती है कि किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का संकलन नहीं करना है। उचित दिशा प्रदान करना, प्राकल्पना, देखिए उपकल्पना प्राकल्पना एक ही शब्द है, इंग्लिश में हाइपोथेसिस। उपकल्पना क्षेत्र को सीमित करके शोध कार्य व शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करती है। इसी महत्व को ध्यान में रखकर जहोदा ने उपकल्पना को शोधकर्ता के लिए एक दिशा सूचक यंत्र माना है। समय, धन व श्रम की बचत, उपकल्पना है, इससे अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती है। ये शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, जिससे शोध कार्य में लगने वाले समय, श्रम व धन की बचत होती है। तथ्यों के संकलन में सहायक, हेल्पफुल इन डाटा कलेक्शन, उपकल्पना विषय से संबंधित तथ्य संकलन में उपयोगी है, क्योंकि उपकल्पना के आधार पर शोधकर्ता उन्हीं तथ्यों को संकलित करेगा जिससे उपकल्पना की सत्यता की जांच की जा सके। व्यर्थ और अनावश्यक तथ्यों को के संकलन से इसमें बचाव होता है। निष्कर्ष निकालने में सहायक, हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन, उपकल्पना के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं की सत्यता की जांच की जाती है। अतः उपकल्पनाएं सत्य हों या असत्य, दोनों ही स्थितियों में यह निष्कर्ष निकालने में व समस्या के समाधान निकालने में उपयोगी है। सिद्धांत निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, उपकल्पनाओं के आधार पर संकलित तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए पीएच मान लिखते हैं कि उपकल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच में कड़ी है, कि उपकल्पना है वो तथ्यों के विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करती है। इसीलिए पीएच मान ने उपकल्पना को तथ्य और सिद्धांतों के बीच एक कड़ी माना है। सत्यता की खोज करने में सहायक, हेल्पफुल इन सर्चिंग ट्रूथ, उपकल्पना अध्ययन को स्पष्ट व निश्चित बनाकर तथा विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य संकलन द्वारा सत्यता की खोज करने में सहायक है।
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उपकल्पना सामाजिक शोध कार्य को निश्चित करके उसे एक दिशा और राह प्रदान करती है, जिसके सहारे शोधकर्ता के कम खर्च व समय में सत्यता का पता लगाकर सिद्धांत निर्माण में सहायता करती है। इससे अध्ययन कार्य में गहनता और विश्वसनीयता भी आती है। उपकल्पना की सीमाएं। उपकल्पनाएं सामाजिक शोध में महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक है, परंतु यदि इनका निर्माण पूरी कुशलता से न किया जाए तो यह अध्ययन के लिए घातक भी हो सकती है। उपकल्पना के दोष या सीमाएं इस प्रकार है। उपकल्पनाओं में अटूट विश्वास। कई बार शोधकर्ता अपनी उपकल्पना पर बहुत अधिक विश्वास हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी उपकल्पना को सही साबित करने की कोशिश करता है, जो कि सच्चाई के विपरीत है। इस स्थिति में शोधकर्ता उपकल्पना को साधन न मानकर साध्य मान लेता है, जो कि वास्तविकता के लिए बहुत खतरनाक है। पक्षपात। उपकल्पना में पक्षपात की संभावना सदैव बनी रहती है, क्योंकि उपकल्पना के निर्माण में व्यक्ति पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो शोधकर्ता इसमें अपनी रुचि, मूल्यों, आदर्शों को महत्व दे सकता है। शोधकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज। कई बार शोधकर्ता अपनी उपकल्पना को प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बना लेता है और उसे सही साबित करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी उपकल्पना विरोधी तथ्यों को स्वीकार नहीं करता। इससे शोध कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथ्य संकलन की सीमित प्रकृति, लिमिटेड नेचर ऑफ डाटा कलेक्शन। उपकल्पना तथ्य संकलन के क्षेत्र को सीमित कर देती है, जिससे घटना या समस्या के संबंधित तथ्यों के छूट जाने की संभावना रहती है, जो कि सच्चाई या वास्तविकता के मार्ग में एक बाधा है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान के लिए उपयोगी है, जिसकी अपनी सीमाएं या दोष भी है। इन सीमाओं या दोषों को उपकल्पना निर्माण में पूरी सावधानी रखकर तथा कुशलता से आसानी से दूर किया जा सकता है। इसी आधार पर बेस्टोवे ने सही लिखा है, उपकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती है। इसका मतलब उपकल्पनाओं में यदि ध्यान न दिया जाए तो शोध करने वाला रास्ता भटक जाएगा, वो सो जाएगा। इस वीडियो का जो ये पीडीएफ है इस क्वेश्चन की, इसकी पीडीएफ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। उसी लिंक से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।